Good morning students, myself Rajeshwari Devi Rathore, assistant professor in department of history. आज हम नया टॉपिक ले रहे हैं राष्ट्र संघ। इसमें हम राष्ट्र संघ के संगठन लेंगे और राष्ट्र संघ की असफलता के कारण। तो पहले ले रहे हैं राष्ट्र संघ का संगठन। राष्ट्र संघ में प्रमुख रूप से जो अंग थे वे थे साधारण सभा, परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ। ये 5 थे। तो पहला हम ले रहे हैं साधारण सभा। साधारण सभा राष्ट्र संघ की प्रतिनिधि सभा थी। राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्र उसके सदस्य होते थे। इसका मुख्य कार्य व्यवस्थापिका संबंधी था। प्रत्येक देश का एक मत माना जाता था। निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता था। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र साधारण सभा में कम से कम एक एवं अधिक से अधिक 3 सदस्य भेज सकता था। सभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम एक बार सितंबर माह में जेनेवा अर्थात स्विट्जरलैंड में होता था। सभा की समस्त कार्यवाही फ्रेंच अथवा अंग्रेजी भाषा में होती थी। यह सभा ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से न्यायाधीशों का 9 वर्ष के लिए निर्वाचन करती है। साधारण सभा स्वतंत्र निकाय नहीं होकर परामर्शदात्री संगठन था। इसके अधिवेशन में आम नागरिक दर्शक के रूप में भागीदारी कर सकता था। इसके कार्य राष्ट्र संघ का बजट पास करना, परिषद के अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति एवं उसके कार्यों की जांच करना था। वास्तव में सभा केवल वाद विवाद का मंच न होकर राष्ट्र संघ का एक प्रभावशाली अंग थी। दूसरा था परिषद। राष्ट्र संघ की कार्यकारिणी सभा के स्थायी और अस्थायी 2 प्रकार के सदस्य होते थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और इंग्लैंड इसके स्थायी सदस्य थे। राष्ट्र संघ के अन्य सदस्य 4 प्रतिनिधियों को चुनते थे जो अस्थायी होते थे। इसका अधिवेशन वर्ष में अनेक बार संपन्न होता था। 1922 ईस्वी के पश्चात यह तय किया गया कि परिषद की बैठकें जनवरी, मई और सितंबर में ही हुआ करेंगी। इसके किसी भी सदस्य को निषेधाधिकार यानी वीटो पावर प्राप्त नहीं था। इसका कार्य क्षेत्र काफी विस्तृत था। सचिवालय को निर्देशित करना, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के आयोजनों की व्यवस्था करना, अस्त्र शस्त्रों का प्रतिबंध लगाना, संघ के सदस्यों के आर्थिक मसलों का निपटारा करना, शासनादेश का निर्धारण, बाहरी आक्रमणों के खतरों से सदस्य राष्ट्रों की अखंडता की रक्षा करना आदि इसके मुख्य कार्य थे। हार्वर्ड एलिस ने कहा है, विश्व शांति की दिशा में यह परिषद एक प्रोत्साहित करने वाला कदम था, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान युद्ध के अतिरिक्त अन्य उपायों से भी किया जा सकता है। नेक्स्ट, तीसरा था सचिवालय। यह राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग था। इसके प्रमुख को महासचिव कहते थे। उसके निर्देशन में 2 उपसचिव, 2 अवसर सचिव तथा 750 अन्य कर्मचारी कार्यरत थे। सचिवालय का कार्यालय जिनेवा में स्थित था। ये सभा और परिषद दोनों के लिए कार्य करता था। सभा एवं परिषद के विचारणीय प्रश्नों की सूची बनाना, बैठकों की कार्यवाही का ब्यौरा रखना, प्रारूप तैयार करना, शोध कार्य की व्यवस्था के साथ साथ रिकॉर्ड संधारण जैसे अनेक कार्य सचिवालय करता था। नेक्स्ट, चौथा था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करने के अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को सुलझाने के लिए इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1920 को हेग में की गई। शुरुआत में 11 न्यायाधीश नियुक्त किए जाते थे, परंतु कालांतर में 15 जज नियुक्त होने लगे। इनका कार्यालय 9 वर्ष निर्धारित होता था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय राष्ट्र संघ के संविधान की व्याख्या करना, अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर विचार करने के साथ साथ क्षतिपूर्ति निर्धारित करने का भी कार्य करता था। नेक्स्ट, अगला है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ। इसका प्रधान कार्यालय जेनेवा में स्थित है। श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाने को ध्यान में रखते हुए इसकी स्थापना की गई। साधारण श्रमिक सभा, शासन परिषद और अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय इसके प्रमुख विभाग थे। श्रमिक सभा के 4 तथा शासन परिषद के 24 सदस्य होते थे। श्रमिकों के लिए श्रम एवं उनके अधिकारों का संरक्षण संबंधी कार्य ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन करता था। तदनुसार श्रमिकों से एक सप्ताह में 48 घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जा सकता था। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कार्य करने पर नहीं लगाने का प्रावधान किया गया। इसके साथ ही महिला मजदूरों की सुविधा के लिए भी नियम बनाए गए। तो ये थे राष्ट्र संघ के अंग या उसका संगठन। अब हम लेंगे राष्ट्र संघ की असफलता और उसके क्या कारण थे।
विश्व शांति के पुजारी अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने विश्व युद्ध की त्रासदी के उपरांत शांति स्थापित करने के उद्देश्य से 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रसंघ की नींव रखी, परंतु परिस्थितियां अनुकूल नहीं होने के कारण राष्ट्रसंघ अपना महत्व खोता गया और उसकी असफलता के कुछ कारण थे जो इस प्रकार से थे। पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका का सहयोग नहीं मिलना। किसी भी संगठन या संस्था की सफलता उसके सदस्यों के सहयोग पर निर्भर करती है। दूसरी बात यह भी है कि शक्तिशाली व्यक्ति ही अपनी बातों को दूसरों से मनवा सकता है। अमेरिका राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था, उसने राष्ट्रसंघ के निर्णयों की अवहेलना की। अंततः जापान भी राष्ट्रसंघ से पृथक हो गया। तानाशाह शासकों ने विश्व को युद्ध के मुंह में धकेल दिया। नेक्स्ट, दूसरा कारण था असफलता का, राष्ट्रसंघ के सदस्य देशों में स्वार्थपरकता। राष्ट्रसंघ का निर्माण विश्व में शांति व्यवस्था को कायम कर रखने के लिए किया गया था। यह तब ही संभव हो पाता जबकि सदस्य देशों के हितों में विरोधाभास नहीं होता। परंतु पेरिस शांति सम्मेलन में पराजित राष्ट्रों को दंड एवं विजित राष्ट्रों, विशेषकर इंग्लैंड एवं फ्रांस को क्षतिपूर्ति के नाम पर बड़ी धनराशि मिली। कभी भी किसी भी मुद्दे पर सदस्य देशों की एक राय बन ही नहीं पाती थी। नेक्स्ट, तीसरा कारण है राष्ट्रसंघ की स्वयं की सेना नहीं होना। किसी भी राष्ट्र पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उस पर लगाम नहीं कसी जा सकती है। इटली के इथोपिया एवं जापान के चीन पर आक्रमण करने पर राष्ट्रसंघ ने आक्रामक राष्ट्रों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया, परंतु गुप्त रूप से इंग्लैंड उनकी मदद करता रहा। ऐसी स्थिति में सेना भेजकर आक्रामक राष्ट्रों को पराजित करके नियंत्रित किया जा सकता था। इस प्रकार ये माना जाता है कि अपनी सेना नहीं होने के कारण राष्ट्रसंघ विश्व में शांति स्थापित नहीं कर पाया। नेक्स्ट, अगला कारण है अधिनायकों का उद्भव। विश्व में शांति तभी संभव हो पाती जबकि सभी राष्ट्रों के शासक जनता की भावनाओं की कद्र करते। परंतु 20वीं शताब्दी में मुसोलिनी, हिटलर, फ्रैंको जैसे तानाशाहों का उद्भव हुआ जो कि युद्ध को अनिवार्य समझते थे। अधिनायकों ने पेरिस शांति सम्मेलन में उनके साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए संघर्ष को आवश्यक समझा। नेक्स्ट है राष्ट्रसंघ के संविधान में दोष। सदस्य राष्ट्रसंघ के आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं थे। किसी भी राष्ट्र को अपराधी घोषित करने के लिए परिषद को सर्वसम्मति से निर्णय लेना आवश्यक था, जो कि असंभव कार्य था, और संघ के संविधान में युद्ध पूर्णतः प्रतिबंध नहीं था। नेक्स्ट, अगला कारण है निशस्त्रीकरण में असफलता। राष्ट्रसंघ अपने संविधान की 8वीं धारा के अनुसार निशस्त्रीकरण नहीं करा सका। प्रत्येक राष्ट्र ने सुरक्षा को सर्वोपरि मानकर फिर से शस्त्रीकरण प्रारंभ कर दिया। राष्ट्रसंघ उन राष्ट्रों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सका। जर्मनी में अनिवार्य सैन्य भर्ती भी प्रारंभ हो गई। इस तरह राष्ट्रसंघ इस महत्वपूर्ण कार्य में भी असफल रहा। तो ये थे राष्ट्रसंघ की असफलता के कारण। अब हम करेंगे राष्ट्रसंघ की समीक्षा। लैंगसम के शब्दों में राष्ट्रसंघ की सबसे बड़ी उपलब्धि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के विचार को उन्नत करना था। वस्तुतः राष्ट्रसंघ ने विश्व इतिहास में पहली बार दुनिया के राजनीतिज्ञों को विचार विमर्श करने का मंच प्रदान किया, जहां सभी एकत्रित होकर अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का निपटारा कर सकते हैं। परंतु स्वार्थों ने सदस्य राष्ट्रों को एक मंच पर नहीं आने दिया, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रसंघ अपने उद्देश्य की प्राप्ति में असफल रहा।